Hello students, welcome back in my organic chemistry classes. Welcome back to my organic chemistry classes. Students, लास्ट क्लास में हमने SN1 आपको बताई थी. आज हम आपको SN2 बताएंगे. ठीक है. नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, जिसमें हमने पहली SN1 एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ ली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया. तो स्टार्ट करता हूं. SN2 द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया. स्टूडेंट्स, इसको हम SN2 के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे आज. SN2 फर्स्ट ऑफ ऑल यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है. ठीक है, तो पहला पॉइंट इसका, यह अभिक्रिया केवल एक ही पद में संपन्न होती है. एक ही पद में संपन्न होती है. ध्यान रखें स्टूडेंट्स, यह अभिक्रिया केवल एक ही पद में संपन्न होती है. मैं यहाँ पर लिखूंगा तब आपको ऐसा नजर आएगा कि दो पद हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो एक ही पद है. ठीक है, एक ही पद में संपन्न होती है. चलिए इसको कराते हैं. इस अभिक्रिया में आपको एक बात ध्यान रखना है, इस अभिक्रिया में कोई मध्यवर्ती नहीं बनता. इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बनायन का निर्माण नहीं होता है. परंतु यहां पर एक संक्रमण अवस्था पाई जाती है. कौन सी अवस्था पाई जाती है? संक्रमण अवस्था. परंतु एक संक्रमण अवस्था पाई जाती है. ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इंग्लिश में इसको. संक्रमण अवस्था पाई जाती है. ठीक है, यह अस्थायी होती है. कैसी होती है? अस्थायी. इसका मतलब ये जल्दी से उत्पाद में कन्वर्ट हो जाती है. ये अस्थायी होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं इसको CH3CH और यहाँ पर X. देखिए, मैंने ये जो संरचना बनाता हूँ ये चतुष्फलकीय संरचना होती है, जो कि sp3 संकरित कार्बन की होती है. चतुष्फलकीय संरचना, ये ध्यान रखेंगे आप. ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन है ये आपका sp3 कार्बन है. कौन सा कार्बन है? ये sp3 कार्बन है. इस चीज को आप याद रखेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको चतुष्फलकीय संरचना के रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो अब यहाँ पर आपका अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का. देखिए, इस रिएक्शन के अंदर मैंने आपको पहले बताया एक ही पद में अभिक्रिया संपन्न होगी, तो केवल एक ही पद है, कोई दूसरा पद नहीं होगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा. देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियोफाइल क्या यहाँ से अटैक कर सकता है क्या? आगे से नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही एक न्यूक्लियोफाइल मौजूद है, हेलोजन. तो ये इसको रिपेल करेगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आगे से अटैक नहीं करेगा, बल्कि ये अटैक कहां से करेगा? पीछे से. पहली बात, इस बात को ध्यान रखेंगे. SN1 के अंदर हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है, जो आक्रमण है, वो उस कार्बोकेटायन पर आगे से भी और पीछे से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल आक्रमण बैक साइड से होगा. CX बंध के विपरीत सिरे की ओर यहाँ पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है. ठीक है, पीछे की ओर से. अब जैसे ही आक्रमण करेगा, आपका जो ये sp3 का जो स्ट्रक्चर है, चतुष्फलकीय संरचना, ये पूरी चेंज हो जाएगी. ये आक्रमण बड़ा स्लो होगा और RDS होगा. स्लो मतलब बहुत धीमी गति से होगा. ठीक है, और यही पद आपका RDS, मैंने आपको पहले बताया था, RDS का मतलब होता है वेग निर्धारक पद. ठीक है, यानी कि इसी पद से आपको वेग निर्धारण करना है. कई बच्चे सोच रहे होंगे सर पद तो एक ही है. बिल्कुल एक ही है, एक ही पद से, इसी चीज से यहाँ पर आपको वेग का निर्धारण करना है. तो देखिए, जैसे ही आक्रमण करेगा तो जुड़ जाएगा. तो थोड़ी देर के लिए, केवल थोड़ी देर के लिए एक ऐसी स्टेट आएगी जहां पर ये दोनों, यानी कि ये नाभिक स्नेही भी और ये हेलोजन भी, दोनों इससे आंशिक रूप से जुड़े रहेंगे. तो आपका हेलोजन भी इससे जुड़ा रहेगा और नाभिक स्नेही पीछे से आया है, तो ये भी थोड़ी देर के लिए इससे जुड़ा होता है. स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखो, ये भी जुड़ा हुआ है और ये भी जुड़ा हुआ है. अब दोनों में कंपटीशन होगा कि कौन पहले हटे, इसलिए ये रिवर्सिबल स्टेप है. अगर आपका हेलोजन जल्दी से निकलने वाले ग्रुप को बोलते हैं अवशिष्ट समूह,
लिविंग ग्रुप आपको इंग्लिश में याद रखना है। तो एक्स कौन सा लिविंग ग्रुप बेटर होता है? बेटर लिविंग ग्रुप, सर्वश्रेष्ठ लिविंग ग्रुप हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट समूह। इसका मतलब होता है कि जल्दी से निकलने वाला। तो देखो स्टूडेंट, इन दोनों में कंपटीशन है, दोनों में से जो जल्दी से अलग होने वाला होगा वो जल्दी से अलग हो जाएगा। तो ये वाली अवस्था कहलाती है संक्रमण अवस्था, क्योंकि दोनों चिपके हुए हैं, संक्रमण अवस्था, लेकिन आंशिक रूप से चिपके हुए हैं तो जल्दी से हटेगा, इसलिए ये अवस्था कैसी होती है? अस्थायी होती है। याद रखना, संक्रमण अवस्था अस्थायी होती है, लेकिन SN1 के अंदर बनने वाला मध्यवर्ती कार्बन स्थायी होता है। तो यहां पर फिर अभिक्रिया की क्रियाशीलता का कैसे निर्धारण होगा? यहां पर निर्धारण होगा इस निकलने वाले समूह से। ये जितना ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होगा, निकलने वाला समूह होगा, जितनी स्पीड से निकलने वाला समूह होगा, क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स, बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होता है? मैं आपको बता दूं, हैलाइडो के अंदर सबसे बेटर लिविंग ग्रुप होता है आयोडाइड, यानी कि I-। इसका मतलब अगर XI हुआ, X की जगह आयोडीन हुआ, तो वो जल्दी से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है निकलने का जल्दी से, तो वो है ब्रोमाइड, और उसके बाद आता है क्लोराइड, और सबसे कम निकलने की प्रवृत्ति रखता है फ्लोरीन। फ्लोरीन जल्दी से अलग नहीं होता, इसलिए एल्किल फ्लोराइड कम क्रियाशील होते हैं। एल्किल आयोडाइड, अगर मैं बताऊं, अगर ये आयोडीन जुड़ा होता है यहां से तो जल्दी से निकल जाता। इसका मतलब एल्किल हैलाइडो की क्रियाशीलता का क्रम अतः एल्किल हैलाइडो की क्रियाशीलता का क्रम देखिए कौन सा क्रम आएगा, यानी कि आपका लिविंग ग्रुप के आधार पर Ri एल्किल आयोडाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, उसके बाद RBr एल्किल ब्रोमाइड, उसके बाद RCl, और उसके बाद RF। देखो अगर आयोडीन यहां चिपका होता तो वो जल्दी से निकल जाता, जितना फास्ट ये निकलेगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी, तो फास्टली ये यहां से अलग हो जाता है, ठीक है। फास्टली आपका X- अलग हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा CH3, ये आपका आ गया न्यूक्लियोफाइल। तो स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखो यहां पर इस स्टेप के अंदर, तो यहां पर जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा, X जितनी जल्दी निकलने की टेंडेंसी शो करेगा, उतनी ही फास्ट क्या होती है? रिएक्शन होती है। अब आप सोच रहे होंगे सर यहां तो दो पद हुए, ये दो पद नहीं हुए, ये जो बनाई है संक्रमण अवस्था, ये केवल थोड़ी देर के लिए बनती है और ये अस्थायी होती है और जल्दी से उत्पाद में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आपका रिएक्शन है SN2। अब हम इसके आधार पर निर्धारित करते हैं, बेटर लिविंग ग्रुप है इसलिए एल्किल आयोडाइड ज्यादा क्रियाशील एल्किल ब्रोमाइड से, एल्किल ब्रोमाइड ज्यादा क्रियाशील एल्किल क्लोराइड से, एल्किल क्लोराइड ज्यादा क्रियाशील होगा एल्किल फ्लोराइड से। अब हम इस अभिक्रिया के इस आधार पर वेग निर्धारक, इसका वेग निकालेंगे, इसकी कोटि निकालते हैं। चलिए आ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं अभिक्रिया का वेग। इस अभिक्रिया का वेग, अगला पॉइंट है अपना अभिक्रिया का वेग। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, वेग निर्धारक पद कौन सा है? ये वाला, ठीक है। तो हमें पता है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, जैसा कि हमने SN1 में बताया था आपको, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर, देखो वेग को दर भी बोलते हैं, रेट इंग्लिश में, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर समानुपाती होती है क्रिया कारकों की सांद्रता की। किसकी सांद्रता के? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट बनाया मैंने, चौकोर ब्रैकेट, ये सांद्रता को दर्शाता है। तो किसी भी अभिक्रिया की जो रेट है वो क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती है क्रिया कारक। क्रिया कारक कौन है अपना? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की सांद्रता। और कौन है क्रिया कारक? न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता, नाभिक स्नेह की सांद्रता।
तो अगर आप गौर से देखो इस अभिक्रिया की जो वे दर है यानी कि जो रेट है वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर भी निर्भर कर रही है और नाभिक स्नेह की सांद्रता पर भी निर्भर कर रही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं रेट समानुपाती चिन्ह हटेगा, बराबर आएगा, साथ में कांस्टेंट आएगा। तो ये तो कांस्टेंट है, इससे तो मतलब ही नहीं है। तो निर्भर किस किस पे कर रही है, एक तो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर और एक नाभिक स्नेह की सांद्रता पर। ये माइनस है, ध्यान रखना। तो हम यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, अतः SN2 अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड की सांद्रता के साथ साथ नाभिक स्नेही की सांद्रता पर भी निर्भर करती है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो इस अभिक्रिया का जो वेग है या इस अभिक्रिया की जो दर है वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता के साथ साथ नाभिक स्नेही की सांद्रता पर भी निर्भर करती है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। अब हम निकालते हैं अभिक्रिया की कोटि। अगला अपना टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि। मैंने आपको SN1 के अंदर बताया था कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, कि वेग व्यंजक के अंदर जो सांद्रता हमने निकाली है, ये सांद्रता इनकी घातों का योग। तो चलिए मैं आप वेग व्यंजक लिखता हूं, वेग व्यंजक से लो, वेग व्यंजक लिखो, रेट इसे बोलते हैं वेग व्यंजक, यह आपका वेग व्यंजक है, ध्यान रखेंगे, यह आपका वेग व्यंजक है, ठीक है। तो रेट बराबर के आर एक्स की सांद्रता इसकी पावर 1, न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता इसकी पावर 1, दोनों की पावर 1 है। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी आ जाएगी, जल्दी बोलो, अभिक्रिया की कोटि आ जाएगी 2, ठीक है, यानी कि 1 + 1 = 2। अतः इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी कोटि की अभिक्रिया है ये, क्योंकि यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, ठीक है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया होती है, द्वितीय कोटि। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपका SN2 पूरा होता है, लेकिन अब हम यहां पर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन आ जाइए। अभी तो हमें एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम निकालना है। ये तो एल्किल आयोडाइड ब्रोमाइड था, लेकिन सेम टाइप का हैलाइड हो तो कौन सा एल्किल हैलाइड 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री या मेथिल हैलाइड, कौन सा एल्किल हैलाइड SN2 ज्यादा क्रियाशीलता से दर्शाता है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण पीछे से होता है, न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण कहां से होता है, बैक साइड से। और अटैकिंग कार्बन पर, आक्रमणकारी स्थल पर अगर बड़े बड़े समूह पीछे की तरफ उपस्थित है तो क्या नाभिक स्नेही आक्रमण कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, मुश्किल होगी इसको। तो इसीलिए जितना बड़ा एल्किल हैलाइड होगा SN2 की क्रियाशीलता उतनी ही कम होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल चलिए हम इसको बताते हैं क्रियाशीलता का क्रम देखेंगे, ध्यान से अच्छी तरीके से देखेंगे इस चीज को, इस टॉपिक को। देखिए आप सबको पता है कि अगर मैं एल्किल हैलाइड, ये मैंने बना लिया, इधर CH3, इधर C2H5, इधर CH3, है ना, और फिर मैंने यहाँ पर हेलोजन लगाया। अब ये नाभिक स्नेही आक्रमण करने आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों आप सबको पता है नाभिक स्नेही आक्रमण कहां से करेगा, पीछे से, बैक साइड से करेगा, आगे से तो कर नहीं सकता। इधर जुड़ा हुआ है बड़ा समूह मेथिल, इधर जुड़ा हुआ है एथिल, इधर जुड़ा हुआ है मेथिल। तो जैसे ही ये पीछे से आक्रमण करने आएगा तो ये इतने बड़े बड़े समूह, अगर आप गौर से देखो तो 3 डिग्री कार्बन है, कितना डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है।
तो ये इतने बड़े बड़े समूह इसको आक्रमण करने नहीं देंगे। और ऐसा अगर आक्रमणकारी स्तर पर बड़े बड़े समूह उपस्थित हैं तो इसे हम कहते हैं त्रिविम बाधा। क्या कहते हैं इसे? त्रिविम बाधा। इस त्रिविम बाधा के कारण ये नाभिक स्नेही पीछे से आक्रमण नहीं कर पाएगा और क्रियाशीलता में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कंडीशन में, इसको हम कंडीशन में लिख सकते हैं, यदि आक्रमणकारी स्थल पर, आक्रमणकारी स्थल मतलब जगह पर बड़े बड़े समूह उपस्थित हों। कैसे समूह उपस्थित हों? बड़े समूह उपस्थित हों, अर्थात त्रिविम बाधा। क्या बोलते हैं इसको? त्रिविम बाधा उपस्थित हो तो SN2 की क्रियाशीलता में, यानी कि नाभिक स्नेही का आक्रमण मुश्किल हो जाता है, तो SN2 की हम ये कह सकते हैं नाभिक स्नेही का आक्रमण, तो नाभिक स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण कठिन हो जाता है तथा SN2 की क्रियाशीलता में क्या आती है? क्रियाशीलता में कमी आती है। अतः इसीलिए एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम, ठीक है, क्रियाशीलता का क्रम। देखो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होगा उस पे बड़े बड़े समूह उपस्थित होंगे, इसलिए वो सबसे ज्यादा कम क्रियाशील होगा। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे कम क्रियाशील होगा। ठीक है, 2 डिग्री कम क्रियाशील होगा 1 डिग्री से, और सबसे ज्यादा होगा आपका मेथिल हैलाइड क्रियाशील। तो ये क्रियाशीलता का क्रम है। इसके आगे रीजन लिख दोगे, कारण क्या लिखोगे? त्रिविम बाधा। एक वर्ड में अगर आंसर देना हो तो इसका कारण क्या लिखोगे? त्रिविम बाधा। तो ये आपका कंडीशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब है कंडीशन नंबर सेकंड। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां भी हम वही कंडीशन लेंगे जो हमने पहले ली थी कि यदि आपका एल्किल हैलाइड प्रकाशिक रूप से सक्रिय है, ठीक है, तो आपकी कंडीशन आ रही है। अब कंडीशन क्या कंडीशन है देखेंगे। कंडीशन यदि एल्किल हैलाइड, क्रियाकारी एल्किल हैलाइड, ठीक है, क्रियाकारी लिख देते हैं, यदि क्रियाकारी एल्किल हैलाइड प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो, एल्किल हैलाइड प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो तो, अगर आपका क्रियाकारी एल्किल हैलाइड प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो तो, देखो मैंने आपको बताया है कि प्रकाशिक रूप से सक्रियता का मतलब है वो प्रकाशिक समावयवी हो। तो 2 प्रकार के प्रकाशिक समावयवी होते हैं, एक तो होता है D और एक होता है N। ठीक है, आप याद रखना D और N। तो यदि आपका क्रियाकारी एल्किल हैलाइड प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो तो क्या होगा? D समावयवी। कौन सा समावयवी? D समावयवी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? L समावयवी में, तथा L समावयवी में, तथा L समावयवी D समावयवी में बदल जाता है। इसे यानी कि क्या होगा, मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रतिस्थापियों की स्थिति होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, उनका विन्यास चेंज हो जाता है। इसे विन्यास का प्रतिपन क्या कहते हैं? विन्यास का प्रतिपन या वाल्डन प्रतिपन या प्रतिलोमन भी बोल सकते हैं, कहते हैं। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विन्यास का प्रतिपन या वाल्डन प्रतिपन। कैसे? D तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? L में, और L किस में कन्वर्ट हो जाएगा? D में। ठीक है, एक एग्जांपल करवा के दिखाते हैं आपको
फिर इसको अच्छी तरह समझा देंगे। देखो मैंने लिया ये सब, ध्यान देंगे, वापस वही ले रहा हूं मैं, CH3 C2H5 H और ये आपका X, ठीक है। इस पर मैंने कराया नाभिक स्नेही का आक्रमण बैक साइड से होगा, हालांकि मुश्किल होगा क्योंकि इधर बड़े बड़े समूह उपस्थित है, लेकिन करवा दिया। ये रिवर्सिबल है और मैं मान के चलता हूं ये आपका डी समावेगी है। कौन सा है ये? डी रूप है आपका, ठीक है, प्रकाशिक रूप से सक्रिय है ना, स्टार लगा दिया मैंने, के कार्बन है इस पे। ऐसे मैंने बताया था, मैंने ऐसा कार्बन जिसकी चार संख्या पर अलग अलग ग्रुप है, तो ये मैंने इसको डी मान लिया। देखिए डी मानना एल मानना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये प्रायोगिक रूप से सिद्ध होता है, कभी भी किसी को कह के हम डी नहीं कह सकते हैं। तो मैंने अपनी मर्जी से, आप इसको डी मान लो या एल मान, तो मैंने इसको डी मान लिया। नाभिक स्नेही ने आक्रमण किया, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप, आरडीएस हमें पता है, चेंज करते हैं। जैसे ही इसका आक्रमण हुआ थोड़ी देर के लिए ट्रांजिशन स्टेट आती है, आप सब जानते हो, और ये आपका एक्स भी यहाँ पर जुड़ा रहेगा और इसी तरह आपका न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ पर जुड़ा रहेगा। ये डेड डैश है, ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स दोनों आंशिक रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे ही ये आपका लिविंग ग्रुप अलग होगा, एक्स जैसे ही अलग होगा, वैसे ही फास्टली ये सारे के सारे ग्रुप इस साइड चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर C2H5 आएगा, ये सारे के सारे ग्रुप इस साइड हो जाएंगे, तो आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा CH3 यहाँ आ जाएगा C2H5, यहाँ आ जाएगा H और इससे आपका जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो अगर आप इसको गौर से देखो, पहले ये सारे के सारे ग्रुप ये और ये इस साइड थे, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ सारे के सारे ग्रुप चेंज हो गए, ये इस साइड आ गए, ठीक है। तो ग्रुप की पोजीशन यानी कि इन समूहों की का विन्यास क्या हो गया है, बदल गया है। जिस तरह हम बारिश के दिनों में छाता लेकर जाते हैं और अचानक तेज हवा चलती है तो छाता पलट जाता है, तो ऐसे ही ये सारे के सारे ग्रुप अपने विन्यास को चेंज कर देते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं विन्यास का प्रतिपन। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? विन्यास का प्रतिपन, या वाल्डन नामक साइंटिस्ट रहा, उसके नाम पर रखा गया है वाल्डन प्रतिपन। क्या रखा गया है? वाल्डन प्रतिपन। या छाते की तरह हुआ है, पहले इसको हम छाता प्रभाव भी कहते थे, तो इसको हम छाता प्रभाव भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, वाल्डन प्रतिपन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर चेंज हो गया विन्यास। अगर आपका डी समावेगी था तो इससे एल समावेगी बन जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा पूरा होता है SN2। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, गुड बाय।